नमस्कार दोस्तों, हम आज इस सेशन में बात करेंगे सामाजिक वरिष्ठ अध्यापक विषय का जो सामाजिक विषय के जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा है उस पर बात करेंगे। और फर्स्ट पेपर की बात मैं इससे पूर्व लेक्चर में कर चुका हूं। तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 3 बिंदुओं पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी रणनीति अब क्या होनी चाहिए। उससे पहले हम पढ़ेंगे सामग्री। इसमें देखेंगे पुस्तक, ठीक है, देखेंगे नोट्स, कोचिंग, ठीक है, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है आपके मन मस्तिष्क का, उसको क्लियर करेंगे कि सामग्री के बाद में फिर बात करेंगे कि क्या रणनीति आपकी रहनी चाहिए इस समय, ठीक है, किस तरह से इसको मैनेज करना है ताकि आप इसको ठीक तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो एक रणनीति देखेंगे, एक सामग्री देखेंगे और फिर तीसरा बिंदु देखेंगे इसका अभ्यास कैसे करना है। और रणनीति में ले लेंगे हम इसको अभ्यास और एक आपके रिवीजन, दोहराव। इन 2 बिंदुओं पे बात करेंगे यहाँ पे आज, ठीक है। तो रणनीति, सामग्री दोनों पर बात चलेगी और ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली इसमें फायदा होगा। लेकिन एक बात शुरू करूँ उससे पहले, ये यूं कहिए कि पूर्णतः मेरा अनुभव है, ठीक है, ये पूर्णतः मेरा अनुभव है। और अगर आप इस अनुभव को एक प्रकार से अपने लिए ठीक मानते हैं तो आप इसको डेफिनेटली इसका यूज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरी रणनीति या मेरे पास पहले से जो भी सामग्री है वो पर्याप्त है, तो आपको ये फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपके लिए एक प्रकार से यूँ कोई ऑप्शनल है, ठीक है। आपको ठीक लगे तो आप इसको यूज़ करना, आपको ठीक नहीं लगता है तो उसको कोई बात नहीं, कोई दबाव नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसा करके ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा नहीं करेंगे उनका भी हो जाएगा, ऐसा करेंगे उनका भी हो जाएगा। तो वो सिलेक्शन तो मेहनत पे डिपेंड करता है। बाकी सारी चीज़ें तो क्या गौण है विद्यार्थियों, ठीक है। बट ये है कि चूँकि हमने ये परीक्षाएँ पास करी है, ठीक है, और एक अच्छी रैंक से पास कर ली है, इस वजह से हमारा एक जो अनुभव है वो हम आपके साथ साझा करते हैं ताकि आप उस अनुभव का फ़ायदा लेकर अपनी रणनीति, अपनी सामग्री उस हिसाब से चयन कर सकें। तो हमारा वीडियो बनाने का ये एक इंटेंशन होता है ताकि आपको इस तरह से ठीक महसूस हो, आपको अपनी रणनीति बनाने में थोड़ी सी सहायता हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पुस्तक, नोट्स, कोचिंग, किस मटेरियल का यूज़ करना है, कैसे करना है, उस पर बात करूँगा। फिर मैं किस तरह से स्ट्रेटजी आपको रखनी है ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए, कोर्स भी पूरा हो जाए, ठीक है। और ये पूरा मेरा अनुभव है। अब मैं सबसे पहले आता हूँ हिस्ट्री के ऊपर। और हर भाग से, आपको पता है, हर भाग से 17-18 क्वेश्चन आते हैं। तो पूरे मिला के 150 प्रश्न होते हैं और 150 प्रश्न आएंगे यहाँ पे, ठीक है। 150 प्रश्न रहेंगे और बराबर 300 अंक है। 300 अंक मतलब हर प्रश्न 2 अंक का है, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और 150 प्रश्न है और आप यूं कहिए कि 8 भाग है इसके, ठीक है। इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, है ना, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, टीचिंग मेथड, ऐसे करके टोटल 8 भाग है, ठीक है। तो आप ये मानिए कि 8 भाग है तो लगभग हर भाग से 15 प्लस प्रश्न हर भाग से आते हैं, ठीक है। 15 प्रश्न जो है वो तो कितने हो गए, 15 क्या आपके हो जाएंगे, यूं कहिए कि 17 कर दो आप, ठीक है। 17 हर भाग से 17 या 18 ये प्रश्न हर भाग से आते हैं, ठीक है। तो अब आप यूं समझिए कि 17-18 प्रश्न लगभग बैठते हैं। और 17 और 18 प्रश्न जब बैठते हैं तो निश्चित तौर पे, अब 17-18 का मतलब ये कि किसी में 17 हो जाते हैं, किसी में 18 हो जाते हैं। तो लेकिन अल्टीमेटली बात ये है कि 18 से क्रॉस ज़्यादा किसी के नहीं आते, ठीक है। और
18 से ज़्यादा किसी की नहीं होते, 1-2 के कम हो जाते हैं। और कई बार कोई परीक्षक मेहरबान हो जाता है तो 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा दे देता है, ठीक है, किसी विषय के। तो आप ये मानिए कि 8 भाग है, तो 8 भाग में अगर अपन प्रत्येक भाग से 20 सवाल करें तो 160 सवाल हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, 1-1 सवाल कम कर देते हैं सभी का, तो 19-19 सवाल हो गए। फिर 1-2 सवाल किसी में और कम करते हैं। तो इस प्रकार से 8 भाग में ही समान प्रश्न आते हैं। तो प्रत्येक भाग 8 भाग और 8 भाग में 18 से 20 सवाल है वो लगभग सभी में रहते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। अब मैं बात करता हूँ कि हर भाग के लिए अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। आप पुस्तकें पढ़ सकते हो, गाइड भी पढ़ सकते हो, कोचिंग का भी है। मैं सारी चीज़ें एक साथ बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले बात आई हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री के अंदर ये हटा हुआ सिलेबस है पुराने वाला, ये नए वाला सिलेबस है। हटा हुआ तो क्या है, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये वैसे आपके यहाँ से हटाया लेकिन पॉलिटिकल साइंस में डाल दिया गया है, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ पे बता देता हूँ हिस्ट्री में आपको क्या क्या सामग्री फॉलो करनी चाहिए, मेरा एक व्यक्तिगत रूप से मानना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की पुस्तक, मैंने आपको यही बात आज से 2 साल पहले का जो वीडियो था, अब पुराना वीडियो मैंने जो बनाया था वो देखोगे तो मैंने आपको यही बात आज से 2 वर्ष पहले बताई थी कि एनसीईआरटी के अंदर जो 12th क्लास है इसके 3 भाग आते हैं और तीनों ही भाग पढ़ोगे तो आपको निश्चित तौर पे ये कंटेंट ऑलमोस्ट कवर हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के। तो एनसीईआरटी के तीनों भाग पढ़ने चाहिए आपको, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहता है 2nd ग्रेड का। तो ये बात अभी आप कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अब आपके दिमाग में ये रह सकता है कि सर हमने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, ठीक है, हमने फलाना किताब से कंटेंट तैयार कर लिया है, ठीक है, और या फिर हमने किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ लिया है या नोट्स बना दिए हैं, या मतलब आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है। तो इस सिचुएशन में मुझे सर क्या करना चाहिए, आपके दिमाग में ये भी प्रश्न है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आपने जिस कंटेंट से पढ़ा है उसको आप रीड के पेपर से चेक करना, सामाजिक के पेपर से। अगर वहाँ पे 45 प्रश्न जो आए हैं हिस्ट्री के, उसमें से अगर आपको 35+ सवाल मिल रहे हैं, ठीक है, आपके कंटेंट से, तो आपको एनसीईआरटी की अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका कंटेंट एनसीईआरटी को ऑलमोस्ट कवर कर रहा है, अब दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास आपने जिस कंटेंट से तैयार किया है उस कंटेंट से अगर 30-35 से भी कम सवाल आए हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। क्यों? 2012 का जो 2nd ग्रेड का एसएसटी का पेपर था हमारे वाला, उस पेपर में 18 प्रश्न थे, 19 प्रश्न थे हिस्ट्री के, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरे के पूरे सवाल एनसीईआरटी के इन 3 किताबों से आए थे। और उस समय भी बच्चे 10-12 से ज़्यादा सही नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो भी अनएक्सपेक्टेड था। तो 2nd ग्रेड के सामाजिक में हिस्ट्री में जोर ज़बरदस्ती रहती है इनकी, और हिस्ट्री लिखी हुई भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एनसीईआरटी ने। तो एक तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपने जिस कंटेंट से तैयार किया है, चाहे कोचिंग से किया हो, चाहे नोट्स से किया हो, चाहे गाइड से किया हो, आरए से किया हो, किसी से भी किया हो, अगर आपके कंटेंट से रीड का पेपर आपने दिया ही होगा सभी ने, आप देख लेना 45 में से कितने प्रश्न आए हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि अगर 35 से प्लस प्रश्न कवर कर गया है आपका कंटेंट, तो आपको अभी एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं किया है तो मैं मानता हूँ कि आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आखिर में बात 40 अंकों की है, ठीक है, 3 किताबें हैं, ज़्यादा नहीं है। फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है क्या सर हमें 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं का क्या करना है। देखो 11वीं में वर्ल्ड हिस्ट्री है, काम की नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है, और 10वीं की काम की नहीं है, 9th में भी काम की नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ये है अमेरिका की क्रांति वगैरह, बाकी है नहीं। 6ठी, 7वीं, 8वीं देखो तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पर्याप्त है। अब एक दिमाग में आपके ये भी प्रश्न आएगा कि सर मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की है, क्या मुझे और कुछ करने की भी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। देखो प्रश्न आपके दिमाग में बहुत होते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने एनसीईआरटी बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया है, ठीक है, और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि एक आपको इन कोई पुस्तक ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि एनसीईआरटी में कई सारे, जैसे आप आर्य रख सकते हो, आप है ना, कोई भी जैसे नीरज पांडे की किताब आती है वो रख सकते हो, आप ज्ञान प्रकाशन की एक समग्र इतिहास आती है वो रख सकते हो, आप कोई भी गाइड ले सकते हो, जैसे अवनी की गाइड आती है एक, अभी मेरे प्रिय विद्यार्थी कहो या शिष्य कहो
दोस्त कहो, राम अवतार ने लिखी, अडीग ने लिखी है, अच्छी लिखी है किताब, मैंने देखा उसको, और वो पढ़ सकते हो। या पवन जी की किताब मेरे हिसाब से इस मामले में भी जारी हुई है, हिस्ट्री की किताब। तो उनमें से कोई भी एक किताब लेके आप, अब आर्य, नीरज और इन लोगों का तो क्या पूरी हिस्ट्री है, और ये दो जो पुस्तकें हैं ना, ये दो पुस्तकें और स्पेशली हिस्ट्री को कवर कर रही है कंप्लीट को। तो मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी पढ़ा है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा है, तो कम से कम इन दोनों में से कोई एक गाइड जो है, जो पर्टिकुलर सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सामाजिक के हिस्ट्री की भाग की आती है, वो आपको लेके देख लेनी चाहिए, ताकि एनसीईआरटी और दोनों हो जाएंगे ना, तो फिर पूरे सवाल हमारे को आपके कंटेंट में से मिल जाएंगे। ठीक है, ये किया जा सकता है। ठीक है, एक सवाल और भी हम इसमें तलाशेंगे कि नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। नोट्स का क्या करना है, बनाना या नहीं बनाना, ये भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। ठीक है, तो अगर आप ये अवनी और पवन जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन दोनों ने जारी कर दी है, और नहीं करी तो अभी कर लेंगे जो भी है। तो इन दोनों में से आप एक आधी किताब लाना, दोनों मत लाना, और एनसीईआरटी को आप कर लेना। ठीक है, और इसमें से फिर आपको इन दोनों पुस्तकों में ये वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे, तो फिर एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब आप कहोगे अगर सर नहीं आई है, कहाँ से मिलेगी, तो ये प्रश्न मेरे से मत करना। अगर आई है तो कर लेना, नहीं तो मैंने और भी कई सारे विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी हिस्ट्री की। और हिस्ट्री के अंदर भी मैं बात करूँ ना कि किस में कितने सवाल आते हैं, तो देखिए विद्यार्थियों, हर भाग में बराबर सवाल आते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी का भी एक सवाल आएगा, वैदिक का भी आएगा, है ना, सब में आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी रहती है, आप कहोगे सर वैदिक में केवल समाज और धर्म ही देखना, बाकी नहीं देखना क्या? बाकी भी देखना पड़ेगा, और स्पेशली साहित्य तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले जितने भी पेपर देखोगे ना, सिलेबस सेम ही था, लेकिन साहित्य से हर बार सवाल आया है। ठीक है, इस तरह से आप एनसीईआरटी बढ़िया देख लेना, और बाकी इन दोनों में से कोई एक पोर्शन देख लेना। ये तभी करना जब आपने हिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो आपने किसी कंटेंट से ऑलरेडी देख रखी है कोचिंग, जैसे मेरे कई स्टूडेंट है, मेरे से हिस्ट्री पढ़ी है, मैं तो उनको यही कहूँगा कि कुछ मन देखो, आप अपना कंटेंट है वही पढ़ लो, बस पर्याप्त है। लेकिन मेरे वाला कंटेंट नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपने किसी और से देखा तो वो आप चेक कर लेना, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये तो होगी बात हिस्ट्री की। अब बात है आपकी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में देखो विद्यार्थियों, 3 पार्ट है। ठीक है, भौतिक भूगोल है, और साथ में आपके भारत का भूगोल है, और राजस्थान का भूगोल है। ठीक है, भारत का भी है और राजस्थान का भी है। और अब देखो इसमें आपको क्या करना है, तीनों में लगभग 6 सवाल तीनों ही आ जाते हैं। 6 प्रश्न भौतिक भूगोल के, 6 प्रश्न भारत के, 6 राजस्थान के, अप डाउन 1-2 नंबर होते रहते हैं, बाकी इतना आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी बेस्ट है एकदम। 11th और 12th की एनसीईआरटी आती है, एक आता है, मुझे कक्षा का नाम याद नहीं, बट एनसीईआरटी 11-12th की है। एक है भारत का भौतिक पर्यावरण। ठीक है, भारत का भौतिक पर्यावरण, और ये किताब आपके भारत का भूगोल ऑलमोस्ट पूरा ही कवर करती है, पूरा कवर करती है। और दूसरा जो पार्ट है वो है किताब है, वो है आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये 2 पुस्तकें हैं, 11-12th की हैं। ये 2 पुस्तकें आप कर लोगे के मूल सिद्धांत। ठीक है, अगर आप ये दोनों किताबें कर लेते हो एनसीईआरटी वाली, तो आपको फिर भौतिक और भारत के लिए कोई दूसरी किताब देखने की जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे हो नहीं सर मैंने तो सविंदर सिंह से पढ़ा है, तो फिर आपको ये दोनों भी किताबें करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सविंदर सिंह पढ़े हैं तो फिर आपको ये दोनों भौतिक भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सविंदर सिंह ने भौतिक भूगोल सब ले लिया है। आप कहोगे नहीं सर मैंने बौद्धिक प्रकाशन से बढ़िया तैयार किया सारा कुछ नोट्स वोट्स बना के, तो फिर आपको फिर एक कर लिया, तो फिर आपको फिर ये देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आपके कंटेंट आपने कर लिए है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कंटेंट अब चेंज मत करना। अगर किसी के पास कुछ नहीं किया ना, मैं उसके लिए ये कह रहा हूँ, अगर आपने ऑलरेडी बढ़िया तैयार कर लिया है तो फिर अब कोई कह रहा है कि सर मैंने कोचिंग कर ली है फलाने सर से और मैंने नोट्स भी बना दिए, अब मैं क्या करूँ? अब उस पर विश्वास कर। पहले विश्वास करके कोचिंग का बैच ज्वाइन किया था ना आपने, तो अब उस पर विश्वास करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी कोचिंग हो, चाहे सक्सेस पॉइंट पे आपने सेकंड ग्रेड का बैच लिया हो, चाहे किसी तीसरे कोचिंग सेंटर से लिया हो, जिस भी टीचर पे आपने विश्वास किया है उस पर विश्वास कीजिए और उसको बढ़िया तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसी को वापस पढ़िए। हाँ, अगर आपने बिल्कुल ही कोई कंटेंट नहीं देखा है कि अभी अपन ने तैयारी शुरू करनी है, तो फिर आप ये पुस्तकें लाओ दोनों। और राजस्थान का तो आपके पास में जो भी गाइड होगी चल जाएगी, मैं कोई नाम नहीं लूँ यहाँ पे, सारी गाइड राजस्थान भूगोल की एक जैसी आती है।
ठीक है। और भारत और इसका मैंने बता दिया 2 किताबें, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है अभी तक सेकंड ग्रेड के लिए तो ये कर लेना, अगर आपने कहीं बढ़िया तरीके से पहले ही देख रखा है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है इसकी। इसमें सारा बढ़िया पढ़ लेना, गतियाँ हो, अक्षांश, देशांतर, सभी में बराबर सवाल आते हैं। ये वर्षा नहीं है, बेसिकली वर्षण है, तो ये प्रेसिपिटेशंस बढ़िया तैयार कर लेना, जिसमें हिमपात भी आएगा, जिसमें आपके ओलावृष्टि भी आएगी, जिसमें आपके ये ओस वगैरह, ये ड्यूमा और आपके जितना भी ये फोग है, ये सारे उसमें आएंगे। वर्षा भी आएगी, आर्द्रता, घनत्व और वो सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता, ये सारे के सारे बिंदु इसमें आएंगे। नए नए जुड़े टॉपिक सारे बढ़िया देखना, क्योंकि हर नए जुड़े टॉपिक से डेफिनेटली प्रश्न आएगा, तो नए जुड़े टॉपिकों को विशेष तौर पे देखना, ठीक है। नए जुड़े टॉपिक ये बहुत बढ़िया तरीके से देखना, क्योंकि यहाँ से हर टॉपिक से प्रश्न बनेगा, देखना आप। तो अगर आपने इनको पहले से कर लिया है ऑलरेडी तो बढ़िया है, नहीं किया है तो फिर एनसीईआरटी देख सकते हो आप। कहीं कुछ नहीं किया, ये दोनों किताबें आपको अच्छा स्कोर दिला देगी, ये बात तय है। और साथ में राजस्थान का भूगोल देख लेना, ठीक है। ये तो 2 पोर्शन हो गए। सवाल इसके भी इतने ही आते हैं 18-19 उस टाइप से, ठीक है। हाँ, तीसरा है आपकी नेशनल इनकम वगैरह, इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पेचीदा माना जाता है, क्योंकि वैसे तो बहुत सरल है ये, लेकिन अगर अब जैसे मैं एक बात बताना भूल रहा हूँ, जैसे ज्योग्राफी है ना, तो ये ज्योग्राफी जैसे आप मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मेरे जो स्टूडेंट जिनको मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है उनको फिर ये कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने रीट में भी देखा होगा एक सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं था, और आप नेट का पेपर भी देख लेना, और आगे भी बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि हमने एनसीईआरटी वगैरह सब कवर ऑलरेडी उसमें मैंने कर लिया है। तो आपको कुछ नहीं देखना, अपने नोट से आप बार बार रिवीजन कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, ठीक है। मैं फिर वापस उस पर आ रहा हूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर। मैं इकोनॉमिक्स में भी यही कहूँगा, मैंने जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई है वो आप अगर ठीक से कर लोगे तो आपको पुस्तकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस समय वो अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, ठीक है। मैं एक एक चीज़ वापस क्लियर कर लेता हूँ। ये जो रेड किए हुए ना, ये नए जुड़े टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें हो गई है। एक तो है आपके सैद्धांतिक अर्थशास्त्र, ठीक है। सैद्धांतिक में व्यष्टि और समष्टि दोनों हैं। अब देखो वीके ओहरी की पुस्तकें आती हैं 11वीं 12वीं की, ठीक है। वीके ओहरी, टीके जैन, व्यष्टि और समष्टि, और मैं ये मान रहा हूँ कि इन दोनों किताबों में ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर है, ठीक है ना। ये पूरा कवर है, यहाँ तक पूरा कवर हो जाता है। ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी कवर कर रही है। ये तीसरा पार्ट भी कवर कर रही है। और सैद्धांतिक दूसरा है आपके सांख्यिकी, ये नया जुड़ा। सांख्यिकी भी एक आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, एक सांख्यिकी किताब आती है, शायद 11th में है या 12th में है। पहले 11th में थी, अभी शायद 12th में तो भी नहीं पता। 11th की एनसीईआरटी आती जिसमें ये सांख्यिकी दी हुई है, स्पेशली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ही मेरे हिसाब से किताब का नाम है, नहीं सांख्यिकी नाम है, और उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पहला ही टॉपिक है। तो इसको आप बढ़िया तरीके से 11वीं क्लास की किताब से देख लेना। और एक 11वीं 12वीं में ये भी आती है, टीके जैन, वीके ओहरी की व्यष्टि और समष्टि, 3 किताबें एनसीईआरटी की पूरा लगभग सिलेबस कवर करती है। अब शेष क्या बचा? शेष बचा है गरीबी, बेरोजगारी वगैरह, ये सतत पोषणीय नए नए टॉपिक जुड़े हैं। ये इन टॉपिक्स के लिए आप कई सारी पुस्तकें हैं, कई सारी देख सकते हो, जिसमें यूँ कहिए कि बौद्धिक प्रकाशन का देख सकते हो, दृष्टि का भारत की अर्थव्यवस्था की किताब आती है। तो 2 भाग तो ये हो गए। तीसरा भाग है इसका भारतीय अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था का, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक भाग और भी है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर देखो गरीबी, बेरोजगारी, ये बजट की घाटा, मुद्रा आपूर्ति, मानव विकास, और ये सतत पोषणीय विकास, और ये साख सर्जन और साख नियंत्रण। देखो साख सर्जन और साख नियंत्रण में आपको आरबीआई की मौद्रिक नीति पढ़नी पड़ती है। कौन सी? आरबीआई की मौद्रिक नीति। और जब बजटीय घाटे की अवधारणा आएगी ना, तो उसमें आपको राजस्व घाटा भी देखना होता है, पूंजीगत भी देखना होता है। इसके अलावा आपके इसमें आपको प्राथमिक घाटा भी देखना है, इसके साथ साथ आपको उसमें राजकोषीय भी घाटा देखना है। ये सारे 5-7 घाटे हैं, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, वो सब देखना है। मुद्रा आपूर्ति आएगा तब आपको M0 से लेके M4 तक की सारी अवधारणाएं समझनी होती है। और साख सर्जन में आरबीआई की मौद्रिक नीति आ जाएगी, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ो तब आप HDR पूरी पढ़ना। HDR के अंदर आपके HDI भी आएगा, इसके अंदर IHDI आएगा, इनइक्वालिटी एडजस्टेड
इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स आएगा, इसमें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी आएगा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी आएगा, इसमें मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स MPI भी आएगा। ठीक है, ये 5 इंडेक्स इसमें आते हैं। तो आप ऐसे मत करना कि HDI करके बाकी छोड़ दो, 500 इंडेक्स आपको पढ़ने हैं। PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है जो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, तो उसको भी थोड़ा देख लेना। ठीक है, सतत पोषणीय विकास में आपको पूरा का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जितना भी, जिसमें रोम क्लब हो, चाहे वो आपके ब्रिटलैंड की रिपोर्ट हो, चाहे वो आपके पृथ्वी सम्मेलन हो, चाहे एजेंडा 21 हो, चाहे आपके SDG गोल हो, MDG गोल हो, ये सारे के सारे आपको अच्छे से देखने हैं सतत पोषणीय विकास में। ग्रीन अकाउंटिंग ये अच्छे से देखनी है, क्योंकि ग्रीन अकाउंटिंग वो धारणा है जिसमें राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण के कितने संसाधनों का क्षय हुआ, उसकी राशि को घटाने का ये पूरा जो सिस्टम है, ऐसे ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं। नीति आयोग अच्छे से देख लेना, इसका स्ट्रक्चर देखना, इसकी स्थापना कैसे हुई देखना और इसके कार्य देख लेना। ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये NCERT को लगभग NCERT पूरा कवर कर रहा, परंतु एक समस्या है। समस्या ये है कि NCERT करंट अपडेटेड नहीं है, लेकिन ये जो गरीबी, बेरोजगारी, मानव विकास, सतत पोषण, ये सारे करंट रिलेटेड आंकड़े हैं। तो स्टार्टिंग का तो मामला ठीक है, लेकिन नीचे का जो मैटर है ये सारा करंट से बाहर हो जाता है। तो मैं आपको एक पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि आप किसी शिक्षक से पढ़ लो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये बेस्ट होगा। और मेरे से पढ़ सकते हो, सक्सेस पॉइंट पे मैंने मेरा इकोनॉमिक्स का बैच, आप इसको प्रमोशन मत मानना, मैं एक आपकी इच्छा हो तो ही पढ़ लेना, क्योंकि मैंने इसको राष्ट्रीय आय से लेके नीति आयोग तक पूरा पढ़ाया हुआ है। राष्ट्रीय आय से ये तो खैर मैंने नहीं पढ़ा, ये मेरे दूसरी फैकल्टी ने पढ़ाया, बट पढ़ाया हुआ सारा ही है। ठीक है, इसको आप ठीक तरीके से कर सकते हो, या किसी और शिक्षक से भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे जैसे मांग, पूर्ति, लोच, उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता फलन, ये ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही केंद्रीय टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये थोड़ा सा अगर शिक्षक से समझ जाते हैं ना, तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस जगह पे मैं आपको गाइड लेने के लिए स्पष्ट मना करूंगा, गलती से भी गाइड मत पढ़ना। हाँ, अगर आपने कोचिंग करके नोट्स बनाए हैं तो प्रॉपर है, लेकिन आप किसी के नोट्स ला के समझ नहीं सकते। अर्थशास्त्र को समझने के लिए टीचर्स को सुनना पड़ता है, या फिर किताबों से हो सकता है। किताबों में भी लैंग्वेज इकोनॉमिक्स की जो आती है ना, वो बेसिकली टर्म्स इकोनॉमिक्स भाषा की है, तो उसकी इंग्लिश से हिंदी होने के बाद बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। तो इसके लिए आप है वो किसी शिक्षक की मदद ले सकते हो। गाइड पे मत जाना, इकोनॉमिक्स के अंदर गाइड आपको एक नंबर नहीं दिलाएगी ढंग से, मैं सही कह रहा हूँ। तो गाइड मत जाना। ये 3 किताबें तो आपको रखनी ही है पास में। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी की कोई भी किताब, चाहे वो आप दृष्टि पढ़ो, चाहे बौद्धिक प्रकाशन पढ़ो, है ना, इनमें देख लेना, थोड़ा करंट अपडेटेड हो जाना। ये तो है पर्सनल आपके लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। अगर टीचर से पढ़ते हो तो फिर मेरे हिसाब से इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है, शिक्षक से पढ़ लेना, ये पर्याप्त हो जाएगा। अर्थशास्त्र ऐसा विषय है जहाँ पूरे भी लाए जा सकते हैं और फेल भी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 18 सवाल आते हैं, सारे सही हो सकते हैं, और अगर थोड़ी सी गलती करी तो इसमें से एक भी सही नहीं होगा। बट बहुत सरल पेपर आता है, जैसे M0, M1, M4 का एक सवाल पक्का आता है, एक घाटे का आता है, कौन सा कथन सही नहीं है। नीति आयोग का एक आधा सवाल आएगा, एक मानव विकास सूचकांक के कथन आ जाएंगे, एक ब्रिक्स में भारत का कहाँ स्थान है वगैरह वगैरह, एक आधा गरीबी बेरोजगारी से आ जाता है, बाकी पूरा पेपर ऊपर से आता है। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन है आपको। और अपन पढ़ रखा है तो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप किसी शिक्षक से इसको पर्टिकुलर, देखो सामाजिक जैसे बड़े विषयों में पूरी कोचिंग करना ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 8 सब्जेक्ट को अगर एक सब्जेक्ट 70-80 वीडियोस भी लेता है ना, तो 8 सब्जेक्ट लगभग 700 से 800 वीडियो लेता है। ये मास्टर की गलती नहीं है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कोई करना नहीं चाहता। तो 800 वीडियोस आप देख नहीं पाओगे आगे 4-5 महीने में। तो बेहतर ये है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, जो सैद्धांतिक विषय है जो आपने नहीं पढ़े हैं उनका पर्टिकुलर सेगमेंट खरीदना चाहिए, और वो खरीद के वो पढ़ लेना चाहिए। जैसे आपका हिस्ट्री ठीक है, ज्योग्राफी अच्छा है, पॉलिटी अच्छा है, तो फिर उनका कोर्स मत खरीदना आप। जैसे आपको लगता है कि नहीं पब्लिकेट और इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये 3 सेगमेंट किसी अच्छे टीचर से देख लो और उसको पढ़ लो। आपको लगता है नहीं मेरे को पॉलिटी ठीक नहीं लग रहा, उसका खरीदना चाहिए, उसका कर लो। हिस्ट्री जैसे कोर्स से बचना आप, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जैसे ज़्यादा वीडियोज़ होते हैं, हिस्ट्री आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, उनके लिए आप कोचिंग का सपोर्ट ले सकते हो। देखो ये जो तीसरा प्रश्न है हमारा, ये कोचिंग वाला, ये मैं साथ में चलता रहूँगा, है ना, ताकि आपको बात समझ में आती रहेगी। तो इस जगह पे आप कोचिंग यूज कर सकते हो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए,
पूरी मत करना, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। जब जहाँ तक नोट्स की बात आती है तो नोट्स भी अगर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो, खुद कर रहे हो तो आप शॉर्ट में बना सकते हो। डिटेल की पूरी रामायण नहीं लिखनी वहाँ पे, शॉर्ट में नोट्स बनाए जा सकते हैं। और किसी के मांग के पढ़ने से आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो समझ में भी नहीं आएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि टीचर उस हिसाब से पढ़ाते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी इकोनॉमिक्स की। अब बात आती है पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में इतना जोर है नहीं पॉलिटिकल साइंस की। क्यों? क्योंकि 9वीं तक तो है भी नहीं रहे, वो हमारे लोकतंत्र अधिकार उसमें कुछ नहीं है 9-10 तक तो। 11th में भी क्या संविधान की मूल विशेषता वगैरह कुछ दिया हुआ, उसमें भी कुछ खास नहीं है। और 12th में तो क्या समसामयिक जो कंटेम्प्रेरी इंडियन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में है। तो एनसीईआरटी तो छोड़िए यहाँ पे, आप इसमें तो कोई काम की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो 2 बातें हैं। एक तो है सैद्धांतिक पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब जो सैद्धांतिक पॉलिटिकल साइंस है, जो थियरी है, जैसे ये परंपरागत आधुनिक परिप्रेक्ष्य, मौलिक अवधारणाएं जिसमें संप्रभुता वगैरह वगैरह, ये सब। अब इसके लिए मैं आपको एक किताब ही है मेरे दिमाग में आ रही है, सबसे बढ़िया किताब, और वो आ रही है पिछली साल 11th में थी या 12th में थी, राजनीतिक सिद्धांत थी। मुझे अब क्लास का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, एनसीईआरटी की नहीं कह रहा हूँ मैं, 11th या 12th की राजनीतिक थी, आरबीएससी की, जो पिछले साल चल रही थी, इस बार वो बंद हो गई है। अगर किसी स्टूडेंट के पास में, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हाँ, स्टूडेंट के पास में ये किताब है तो बेस्ट किताब है। दूसरी एक किताब और आती है इसकी आधुनिक की, फड़िया साहब की आती है, वो भी पढ़ सकते हो आप। और भी सिद्धांतिक पुस्तकें खूब आती है, कोई भी किताब देख सकते हो आप। किसी शिक्षक से पढ़ा तो और भी बेस्ट बात है, ठीक है। फड़िया की आती है ना सिद्धांत, हाँ ठीक है, देख लेना आप। बाकी भारतीय संविधान है जैसे। अब संविधान की अगर मैं बात करूं तो संविधान के अंदर आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो भी बेस्ट है, आपको दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बौद्धिक प्रकाशन पढ़ा है तो मेरे हिसाब से वो भी किताब आपको दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी एक है लेके पढ़ सकते हो। ये यहाँ तक पूरा उसमें आ जाएगा, ठीक है। और यूएनओ तो आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा, अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ही मिल जाएगा। फिर विदेश नीति और वगैरह वगैरह ये सिद्धांत आते हैं। अब भारतीय विदेश नीति के लिए अलग से तो क्या किताब पढ़ोगे आप, के मार्केट से कोई भी छोटी मोटी एक गाइड ले लेना पॉलिटिकल साइंस की, और उससे भी देख सकते हो। हाँ, ये चीज़ें गाइड से भी देखी जा सकती है, सिद्धांत और ये सब। तो एक कोई छोटी मोटी गाइड देख लेना। अब कौन सी देखनी है वो आप देख लेना अपने स्तर पे, क्योंकि मार्केट में मुझे गाइड है तो फिर एक सब एक जैसी है, गाइड है तो फिर वो सब एक जैसी है, ठीक है। कोई भी नाम लेना, किसी को कमतर का बताना, यह मैं नहीं कर सकता। तो ये आप देख लेना। विदेश नीति के लिए मैंने एक बार राजेश मिश्रा की किताब देखी थी, बट वो बहुत बड़ी किताब है और अब इतना टाइम नहीं है कि हम उस राजेश मिश्रा को पढ़ सके। ये टाइम गया, 2020 में लाके पढ़ते थे तो ठीक था, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से एक गाइड ले लेना, कोई भी गाइड लेके उसमें गाइड में से ये टॉपिक है या ये टॉपिक है या ये छोटे छोटे टॉपिक जितने भी हैं ये देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो सारे के सारे आप है वो लक्ष्मीकांत या बौद्धिक प्रकाशन से देख सकते हो। एनसीईआरटी से अगर आपने देखा है तो ठीक है, एनसीईआरटी से मेरे हिसाब से इतना उसमें इतना दम नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की इतनी अच्छी नहीं है। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन तीनों के एनसीईआरटी बहुत बढ़िया है। बाकी एनसीईआरटी में इतना नहीं है जितना अपन सोच के बैठे हैं, तो ये किया जा सकता है। इसमें भी प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। सिद्धांतों को बार बार रिवीजन करो, क्योंकि सैद्धांतिक भाग जो है ना, ये नंबर बहुत अच्छे दिलाता है। हम क्या करते हैं, बार बार आके विदेश नीति और ये चीज़ें अच्छी पढ़ के चले जाते हैं और ये सिद्धांत छोड़ देते हैं, जहाँ की जबकि सिद्धांतों में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो इसका पूरा ध्यान रखो, सिद्धांतों को बार बार रिवीजन करो आप। हालांकि मैं इसको रणनीति में बताता हूँ आगे। ये तो पॉलिटिकल की बात हो गई, ये है सोशियोलॉजी की बात। सोशियोलॉजी के लिए अब अलग से किताबें लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप गाइड ला सकते हो। पिछली बार सुगम बहुत अच्छी चली थी, ठीक है, सुगम बहुत अच्छी चली थी। और इस बार मैंने अब समाजशास्त्र की कोई नई गाइड देखी नहीं, और अवनी की भी ये गाइड आ रही है, ठीक आ रही है। और इसके अलावा एक आदि ले लेना कोई भी, और गाइड से ही देख लेना, क्योंकि समाजशास्त्र फिर अलग से बौद्धिक प्रकाशन एनसीईआरटी में समाजशास्त्र में कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक गाइड लेकर इसको पढ़ लेना। हाँ, अगर आपने किसी कोचिंग सेंटर्स वगैरह से की है तो कोचिंग सेंटर के नोट्स भी पढ़े जा सकते हैं। ये छोटे सब्जेक्ट है, यहाँ पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि आप इसमें देखोगे ना तो ये 3 चीज़ें ऐसी है जो बहुत आसान है, जो आपको आराम से हो जाती है। सिर्फ ऊपर के 2 चैप्टर जो है सैद्धांतिक वाले वो ठीक से पढ़ने होते, बाकी आराम से हो जाता है। तो समाजशास्त्र का आप किसी गाइड से देख लेना। अभी किताबें पढ़ने जितना समय बचा नहीं है हमारे पास में।
और हालांकि मैंने पुराना जो वीडियो बनाया था उसमें तो मैंने बुक्स भी बताई थी, बट अभी किताब हम पढ़ नहीं पाएंगे इसकी। तो ये कोई भी गाइड सुगम वगैरह की या फिर और भी कोई मार्केट में आपको लग रहा है कि ठीक गाइड है, तो मैं बताता हूँ गाइडें सारी एक जैसी है, कोई भी लेके आओ आप। तो ये बात होगी इसमें समाजशास्त्र में। लोक प्रशासन, ठीक है, लोक प्रशासन इसमें काफ़ी कुछ नया भी जुड़ा हुआ है। तो लोक प्रशासन में अब मैं जैसे कोई किताब बताऊंगा ना जैसे, तो वो बहुत बड़ी पड़ जाएगी, बहुत बड़ी पड़ जाएगी। तो एक तो आप इसकी लोक प्रशासन की भी गाइड ले लेना, ठीक है, और उसमें आप सुगम को फॉलो कर सकते हो। और साथ में नहीं आप कहोगे नहीं मुझे सर ये पूरे के पूरे ये टॉपिक जो है, ये तीनों टॉपिक, तो इसके लिए आप अलग से अवस्थी एंड माहेश्वरी पढ़ सकते हो, माहेश्वरी पढ़ सकते हो, या आप फड़िया की पढ़ सकते हो। भारतीय प्रशासन, एक प्रशासन की किताब भी आती है, ये ठीक है। फड़िया तो बहुत बड़ी किताब हो जाएगी, तो दोनों में से जो भी कोई किताब है, मैं यही कहूँगा कि ये किताब लेके और आप ये 3 टॉपिक है ना स्टार्टिंग के, ये इनसे पढ़ सकते हो। बाकी की जो ये 2 टॉपिक हैं ये उस गाइड से देख लो आप, ठीक है, ये किया जा सकता है। और आपको लगता है कि नहीं मेरे गाइड से सब ठीक हो रहा है, तो गाइड से पूरा ही पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाइड से पढ़ोगे ना तो भी आप 80% तक का स्कोर वैसे कर लोगे, ठीक है। तो किताब तो ऑप्शनल है कि चूँकि मैं खुद बुक्स पे बहुत विश्वास करता हूँ इसलिए बता देता हूँ। कई बार तो बच्चे ये कहते हैं सर इतनी किताब बताती कि IAS थोड़ी बनाना हमारे को। अब हम कर भी क्या सकते हैं, 8 सब्जेक्ट दे दिए, 8 सब्जेक्ट के लिए 8-10 किताबें तो सामान्य हो ही जाती है। कौन सी पूरी पढ़नी है किताब में, तो वही तो पढ़ना जो सिलेबस के अंदर है, और जो सिलेबस में है उसको पढ़ के उसको शॉर्ट में नोट्स कर दो। तो फिर क्या होगा कि फिर आपको बार बार वो किताब ही नहीं पढ़नी पड़ेगी। और मैं कह रहा हूँ कि एक आराम से उस किताब की शॉर्ट नोट्स करोगे तो 6-7 कॉपीज में सारा काम हो जाता है। हम मेहनत तो करना नहीं चाहते, हम किताबों के नंबर ऑफ बुक्स है वो देख देख के कहते हैं इतनी सारी किताबें होगी। किताब पूरी कौन पढ़ता है, किताब के अंदर सिलेबस के अंदर जो भी हमारा सिलेबस है वो हमें देखना है। अब आप कहोगे सर इस समय तो नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं है, तो आप चेते ही लेट हो, तो अब उसमें मेरी क्या गलती। मैंने तो 2020 में ये किताब बता दी थी आपको। अब उस समय कोई एक्टिव हुआ था तो निश्चित तौर पे उसने ये सब काम कर लिया होगा। अब एक बच्चा 25 महीने तैयारी करता है, 24-25 महीने से तैयारी कर रहा है, एक 4 महीने से कर रहा है, आपको मसाला 4 महीने में सिलेक्शन चाहिए और काम करना नहीं है, तो फिर तो कैसे होगा। इसलिए फिर हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं। गाइड का नाम इसलिए ले रहा हूँ, बाकी मैं तो गाइड के धुर विरोधी, में जिंदगी में कोई गाइड नहीं पढ़ी, लेकिन बताना इसलिए पड़ता है कि 4 महीनों में अब गाइड ही ऑप्शन रहता है, क्योंकि फिर आप किताबें लेके पढ़ के शॉर्ट नोट्स करके नहीं कर सकते, क्योंकि किताब को 4 बार नहीं पढ़ते हैं ना तब तक किताब रिजल्ट नहीं दे पाती। ये लोक प्रशासन की बात हो गई, ठीक है। अब बात आती है फिलॉसफी की। फिलॉसफी जो है ये भी यूं कहिए कि मैं तो अब इसके लिए भी आपको गाइड ही कहूँगा, क्योंकि हालत ये है कि मुझे गाइड लिखना तक नहीं आता, और ना मैंने कभी गाइड जिंदगी में पढ़ी, मुझे अच्छी लगती नहीं, पता नहीं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें नहीं होती, और सारी चीज़ें नहीं होती ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता, और जब तक संतुष्टि नहीं होती ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक सिलेक्शन को लेके आश्वस्त नहीं हो सकते, और बिना आश्वस्त के हमेशा से टेंशन में रहते, पता नहीं क्या होगा। तो गाइड ले लेना एक। और अगर आप गाइड में आजकल मार्केट में वही 2 चल रही है, एक तो सुगम चल रही थी पहले से ही जो ठीक चल रही है, और एक अवनी की नई अभी गाइडें अच्छी लिखी है, एक दर्शन शास्त्र की अच्छी गाइड आई है मेरे को, मैंने देखी भी थी उसको। तो एक कोई भी गाइड ले लेना। बाकी अब दत्त चटर्जी वगैरह ये लोग हैं, तो वेद प्रकाश वर्मा, ये किताबों का अब टाइम नहीं रहा, ठीक है। ये किताबें मैंने बताई थी आपको उसमें जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था 2020 के अंदर, तो ये सारी बुक्स बताई थी, बट उस समय पढ़ने का टाइम था, अभी नहीं है। अभी आप कोई भी सुगम अवनी की कोई भी गाइड लेके एक आधी गाइड लेना और उसको ठीक तरीके से पढ़ लेना। अवनी का अच्छा है इस बार, है ना। दर्शन शास्त्र यही ले लेना आप, और सुगम का दर्शन शास्त्र ठीक है, अवनी का ले लेना। दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन और समाज शास्त्र, इसकी तो 3 की गाइड ले लेना आप, ठीक है। पॉलिटी ले सकते हो, पॉलिटी लेना, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का मैंने बता दिया। अब बात आती है अंत में इसकी टीचिंग मेथड की। ये तो बेसिक गाइड से ही पढ़ना पड़ेगा, अभी किताबें पढ़ने का समय नहीं है, और कोई भी गाइड पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी गाइड, मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ चाहे फर्स्ट रैंक की मिले तो फर्स्ट रैंक की पढ़ लेना, और अगर आपको कोई और गाइड ठीक लगती मार्केट में 2-3 गाइडें पढ़ लेना, क्योंकि टीचिंग मेथड तो क्या पूरे दिमाग के होते हैं, सभी में एक जैसा कंटेंट होता है, कोई भी एक लेके आप
गाइड पढ़ लेना। तो इस तरह से आप है वो बढ़िया तरीके से अपना काम है वो यूँ कहिए कि सेट कर सकते हो। तो ये तो था आपके मैंने आपको बता दिया। तो नोट्स वगैरह क्या करना है, तो सामग्री मैंने बता दी। कोचिंग गाइड, देखो गाइड में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि समाजशास्त्र की गाइड ले लेना, दर्शन शास्त्र की गाइड ले लेना, ये इनकी एनसीईआरटी पे भरोसा मत करना, लोक प्रशासन की ये गाइड ले लेना, ठीक है, और टीचिंग मेथड की भी ले लेना, पॉलिटिकल की ले लेना, पॉलिटी में सिद्धांत अलग पढ़ लेना, और थोड़ी समझदारी मैंने सारी चीज़ें बताई दी। हिस्ट्री ज्योग्राफी का मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से क्लियर कर लिया। तो इस तरह से आप अपना कंटेंट देख लेना। कोचिंग की जहाँ तक बात है तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप कर सकते हो, पूरी कोचिंग मत करना, मैं तो यही कहूँगा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे इसमें से आपको 8 में से 3-4 तो सबकी ठीक है, 2-3 थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट है आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पाएंगे, उसका आप गाइड कोचिंग ले सकते हो, बाकी पूरे लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। नोट्स हैं अगर आपने खुद के बना रखे हैं और आप बढ़िया पढ़ रहे हो खुद के तो बेस्ट है, और खुद के नोट्स नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट के किसी कोचिंग के नोट्स हमने लिए हैं, जैसे कोई फिलोसफी के नोट्स लाया है, कोई पब्लिकेट के लाया है, कोई उसके समाजशास्त्र के लाया है, तो ठीक है, पूरे नोट्स नहीं लेकिन कुछ विषय के नोट्स। जैसे मैं मेरी बात करूं ना तो मैंने जब तैयारी करी थी तो मुझे फिलोसफी का वैसे कुछ मिला नहीं था, लेकिन बाद में मैं फिलोसफी के लास्ट मुझे कुछ नोट्स मिले थे जयपुर के, पता नहीं किसके थे, वो नोट्स मैंने पढ़े थे, मुझे ठीक लगा था वो। तो ऐसे फिलोसफी है, समाजशास्त्र है, ये छोटे सब्जेक्ट है ना, इनकी या तो गाइड पढ़ लो या किसी संस्थान के नोट्स पढ़ लो, तो वो बढ़िया है, ठीक है, दोनों में से कोई एक काम कर लेना। अब आप गाइड और नोट्स दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इनके आप गाइड लेके आते हो तो फिर नोट्स मत लो, अगर आप नोट्स लेते हो तो फिर इनकी गाइड मत लो, ठीक है। तो इनका चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप इस हिसाब से ध्यान दें। जैसे अब आप समाजशास्त्र है, अब समाजशास्त्र को आपने क्या किया है, किसी संस्थान की कोचिंग संस्थान के नोट्स से पढ़ लिया है, बस बढ़िया है, अब आपको गाइड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है अब क्या करना चाहिए मुझे, तो आपको नोट समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो गाइड लाके पढ़ लो। ये की एक बात पब्लिकेट में, ये की ये बात पॉलिटी में। लेकिन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 3 ऐसे विषय हैं जिनको आप किसी दूसरे के नोट से, हिस्ट्री से फिर भी समझ में आ जाएगी दूसरे के नोट से, लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को आप या तो खुद से नोट्स बनाना या बुक्स पढ़ना या किसी टीचर से पढ़ लेना, इस टाइप से काम कर लेना ताकि आपका काम हो जाए। तो ये तो मैंने आपको पूरी सामग्री बता दी, कोचिंग का बता दिया, नोट्स का बता दिया, पुस्तक का बता दिया और गाइड का बता दिया, ठीक है। अब बात आती है रणनीति, इसका अभ्यास वगैरह कैसे करना है। तो फर्स्ट पेपर तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डेली 3 से 4 घंटे आप फर्स्ट पेपर को 2-3 घंटे देते रहो। अब सेकंड पेपर को कैसे करना है, इसको कैसे मैनेज कैसे करना है। अब अगर मैं मैनेज की बात करूं तो 8 सब्जेक्ट है हमारे पास में, कितने, 8 विषय हैं, किसी को भी आप कमजोर नहीं समझ सकते। अब हमें क्या करना है, जैसे अभी अगस्त शुरू हो चुका, आज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, हमारे पास में 4 महीने हैं, ठीक है। दिसंबर में तो केवल रिवीजन ही होगा, 4 महीने और आपके 8 विषय हैं। तो आप मानिए कि आपके पास में हर महीने आपको 2 विषय पूरे करने हैं। अब काम कतई आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 8 विषय में से 2 से 3 विषय सभी के ठीक है। किसी का हिस्ट्री ठीक होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी ठीक होगा, किसी का कोई 2 तो 3 ठीक है। अब 4 विषय जो है ना, ये सभी के नए हैं, सभी के, क्योंकि 3 ग्रेजुएशन में हम पढ़ते हैं, 3 विषय हम 12वीं में पढ़ते हैं। तो 6 में से लगभग हम मान के चलो, जैसे 12वीं में किसी ने इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ लिया, ग्रेजुएशन में 1-2 नया सब्जेक्ट आ गया, तो 4 विषय लगभग सभी के पढ़े हुए होते हैं। रीट में भी पढ़ लिए होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, और भी तैयारी की हुई होती, पढ़े हुए होते हैं, लेकिन 4 विषय नए होते हैं। तो मैं क्या सलाह दे रहा हूं आपको, आप अगस्त में 2 विषय उठाइए, 2 वो विषय उठाइए जो आपके नए हैं, ठीक है। जैसे किसी का अर्थशास्त्र नया है तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र ले लो जैसे, ठीक है, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। अभी जरूरी नहीं किसी का इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट है तो अर्थशास्त्र छोड़िए, लोक प्रशासन ले लीजिए, किसी का समाजशास्त्री सब्जेक्ट है छोड़िए समाजशास्त्र, कोई और ले लीजिए, नए सब्जेक्ट ले लो। और कोशिश करो कि मैंने जो कंटेंट बताया अभी उसको फॉलो करते हुए अगस्त महीने में 2-3 घंटे इसको रेगुलर दे दो,
ठीक है, 2-2 घंटे। तो इस तरह से 2 सब्जेक्ट को एक साथ लो और कोशिश करो कि 1 महीने में उसका सिलेबस बढ़िया तरीके से पूरा कर दो, ठीक है। फिर सितंबर में 2 और विषय नए ले लो, ठीक है, नए विषय ले लेना। अब इससे क्या होगा कि 2 विषय और नए ले ली, जैसे किसी का मानो कि भूगोल था और किसी का मानो दर्शन शास्त्र था, ठीक है। तो इस तरह से अगस्त और सितंबर में क्या आपके 4 विषय पूरे हो जाएंगे। अब क्या करना है, अक्टूबर आएगा, ठीक है। अब अक्टूबर में जो आपके 2 पढ़े हुए तो है लेकिन कमजोर है, मेरा मानना है कि वो 2 विषय ले लो आप, ठीक है। नए नहीं है लेकिन आपके वो ठीक है, मतलब पढ़े हुए हैं, कम लंबा समय हो गया लेकिन पढ़े हुए हैं। तो कोशिश करो कि वो 2 विषय ले लो, 2 विषय जो कम पढ़े हुए हैं, नए नहीं, बिल्कुल 2 विषय जो कम पढ़े हैं वो ले लो और इसको पूरा करने का प्रयास करो। अब आप कहोगे सर 1 महीने 2 विषय तो कैसे होंगे, तो भाई नहीं होंगे तो फिर आप वैसे बार हो रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आप ही देख पा रहे हो 4 महीने 8 विषय नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो कोशिश ये करो कि 2 विषय जो कम पढ़े हुए हैं वो ले लो आप अक्टूबर में, ठीक है। और इसके साथ साथ एक हो सकता है कि आप अगर अगस्त वाले विषय 1 आधे को वापस रिवीजन शुरू कर दो, 1 आधा घंटा उसको वापस देना शुरू कर दो अक्टूबर वाले को, ठीक है। फिर नवंबर में जो 2 आपके मजबूत विषय हैं वो पढ़ना शुरू करो और कोशिश करो कि सितंबर अक्टूबर वाला 1 आधा विषय और लेके रिवीजन कर लो, ठीक है। अब होना तो वैसे ये चाहिए कि डेड विषय यहाँ निकाल दिया जाए, डेड यहाँ निकाल दिया जाए, तो 4 विषय 3 विषय हो जाएंगे, 1 आधा तो चलो फिर भी ठीक है, दिसंबर में कर लोगे। तो इस तरह से चलोगे ना तो नवंबर तक आपका एक बार कोर्स पूरा हो जाएगा और हो सकता है कि नवंबर तक 3 सब्जेक्ट का वापस रिवीजन भी हो जाएगा। और दिसंबर के अंदर जो आपको 20 दिन मिलेंगे उन दिसंबर में आप है वो फिर एक बार पूरा का पूरा आपको निकालना पड़ेगा, चाहे वो हर 3 दिन में एक सब्जेक्ट निकालो, ऊपर से ही सही बट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हर 3 दिन में भी एक सब्जेक्ट निकालते हो ना तो भी 6-7 मतलब 20 दिन लग जाते हैं एक बार समझ जी का पूरा सिलेबस देखते देखते। तो इस तरह से आपकी तैयारी 100% तो नहीं होगी लेकिन आपकी तैयारी जो है वो 80-90% तैयारी हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि काफ़ी कुछ काम हमारा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सामाजिक की कटौती भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। एक तो काम ये किया जा सकता है। तो पूरा कैसे करना है और रिवीजन कैसे करना है, तो अगस्त सितंबर में 2-2 सब्जेक्ट ले लो, अक्टूबर में 2, नवंबर में 2। अक्टूबर में नवंबर में चूंकि आपके सब्जेक्ट पहले पढ़े हुए हैं तो इसका प्रयास कुछ यूं किया जा सकता है कि अक्टूबर और नवंबर में पुराने सब्जेक्ट का वापस रिवीजन शुरू किया जा सकता है और प्रयास किया जा सकता है कि इनका वापस है वो एक बार फटाफट एक बार वापस रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है, और दिसंबर में पूरा हो सकता है। तो ये तो बात होगी आपकी दोहराव की। नोट्स बनाने का अभी समय नहीं है, ठीक है, नोट्स बनाने का अभी समय नहीं है। हाँ ये है कि कोई एक आधे सब्जेक्ट को शॉर्ट में अगर पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हो तो ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं मैं पूरे नोट्स बनाऊंगा, ये अब पॉसिबल नहीं है, इतना पॉसिबल है वो हो नहीं पाएगा। तो नोट्स बनाने से बचें, अभी इतना समय नहीं है, ठीक है। अब बात आती प्रैक्टिस की, तो जो गाइड वगैरह लाओगे ना इसके पीछे खूब प्रैक्टिस दी हुई है, वो करते रहना। और अगर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हो तो ठीक है कर लेना, बाकी टेस्ट सीरीज का वो लेवल तो नहीं है किसी का भी, फिर भी मेरा ये मानना है कि आप कोई अभ्यास प्रश्न ले लेना मार्केट से। अब आप ये मैसेज मत करना सर अभ्यास प्रश्न कौन से लाएं या किस दुकान से लाएं। बच्चे ये भी मैसेज करते हैं कि ये कहाँ मिलेगी पुस्तकें, हम पुस्तक बता देते हैं तो किताब आपको नहीं मिलती, गूगल पे डाल दो, आपको मार्केट में ढंग का कपड़ा मिल जाता है, आपको मार्केट में अच्छे से अच्छे खाना आप ढूंढ लेते हो, आप मार्केट में बढ़िया से बढ़िया कैफे ढूंढ लेते हो, आप वहाँ जाके अच्छी कॉफ़ी ढूंढ लेते हो, आपको किताब नहीं मिलती। आप उसके लिए गुरुजी को मैसेज करते हो कि सर हम किताब कौन सी लें, कहाँ मिलेगी मुझे वो किताब। तब मुझे बहुत फील होता है कि मार्केट की हर नेसेसरी चीज़ आप ढूंढ लेते हो, दोस्त को ढूंढ लेते हो, लेकिन जब किताब की बात आती है तब गुरुजी को मैसेज करना पड़ता है। जबकि मार्केट में सबसे कम दुकानें किसी की होती है ना तो पुस्तक भंडार होते हैं, और सभी को पता होता है कहाँ होते हैं। अमेज़ॉन पे मिलती है, फ्लिपकार्ट पे मिलती है, गूगल पे देख लो आप, कोई भी पहुंचा देता है। मार्केट के अंदर दुकानें खूब पड़ी है, वहाँ से खूब किताबें पड़ी ले सकते हो। फिर ये मत पूछना मेरे को। तो कोई भी प्रैक्टिस सेट लाके अगर आप जैसे ही एक पार्ट पूरा होता है, जैसे ये 2 नए विषय हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो आप, तो एक पार्ट पूरा किया ना उसके साथ ही उसके प्रश्न करने की कोशिश करो। नए सब्जेक्ट के प्रश्न हर टॉपिक के बाद अभ्यास कर लो,
ताकि आपको पता रहेगा कि इसका क्या पैटर्न हो सकता है। लेकिन जो पुराने हैं इनका तो आप बाद में भी एक साथ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो नए विषय है ना आपके लिए, उनकी प्रैक्टिस आप साथ साथ में है वो करते रहना, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी प्रैक्टिस की भी। और टेस्ट सीरीज देना कोई ज़रूरी नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहना। नए सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस टॉपिक पूरा होती कर लो, और अगर पढ़े हुए सब्जेक्ट है आपके तो उसको आप पूरा एक साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब ये मार दौड़ रहेगी आपके जनवरी दिसंबर तक। फिर अब जब दिसंबर में पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आपका ये पेपर इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा कि आपको मुख्य परीक्षा जो तृतीय श्रेणी की होगी उसके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। बहुत कुछ टॉपिक, कम टॉपिक है जो आपको 15-20 दिन में आप कर लोगी। तो दोनों परीक्षाएं बढ़िया तरीके से मैनेज की जा सकती है, बशर्ते अगर आप पूर्ण मनोयोग से काम करते हैं तो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, सामाजिक के विद्यार्थियों के लिए। सेकंड ग्रेड का मेरा यह आखिरी वीडियो है रणनीति का, और आगे कोई ज़्यादा न्यूज़ हुई कोई इंपॉर्टेंट वगैरह तो लाइव आऊँगा या वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं बनाऊँगा। साइंस, हिंदी, गणित उन सभी विद्यार्थियों के लिए सॉरी, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स का मैं कभी स्टूडेंट नहीं रहा, और जिसका मुझे अनुभव नहीं है, तो मेरा अनुभव नहीं है तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। किसी और को लाके नहीं बना सकता मैं, क्यों? क्योंकि जितना विश्वास मेरे को मुझ पे है उतना मुझे और किसी पे नहीं, चाहे वो पहली रैंक वाला ही क्यों ना हो। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो कितना उसके काम आएगा बच्चे के, ये मुझे पता है। लेकिन किसी और का अनुभव उसके कितना काम आएगा ये मैं न वास्ता नहीं रखता, क्योंकि अगर कोई ऐसा अनुभव रखता है तो वो ऑलरेडी खुद बना चुका होगा वीडियो। ऐसे लाग के और ज़बरदस्ती हम किसी के साथ नहीं कर सकते। इसलिए उन विद्यार्थियों के लिए सॉरी, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं रहा। और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप फ़ायदे में रहोगे और आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इस रणनीति को आप अपने अनुसार भी संशोधित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।